टोक्यो का शाही महल चीन से करीब 1300 मील दूर है। यह सिर्फ 1.31 वर्ग मील में फैला है। फिर भी 80 के दशक में इसकी कीमत कैलिफोर्निया की पूरी रियल एस्टेट से भी ज्यादा थी। यह व्यावहारिक नहीं था, पर 1991 में बुलबुला ऐसा ही था। जापानी रियल एस्टेट की कीमत करीब $20 ट्रिलियन थी, जो अमेरिका से 5 गुना ज्यादा थी। तब रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा थे और लोग मानते थे कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन बुलबुले शायद ही कभी टिकते हैं, क्योंकि जब बुलबुला फूटा तो जमीन की कीमतें प्रतिशत तक गिर गईं। बैंक डूब गए और $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के खराब कर्जों के नीचे दब गए। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई और जापान लगभग 25 साल तक चलने वाली मंदी में फिसल गया। यह गिरावट अपवाद नहीं, बल्कि एक पैटर्न थी, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है, बस देश और क्रूरता बदलती है। चीन मुझे जापान की याद नहीं दिलाता, बल्कि 3 बड़ी गलतियों ने स्थिति और खराब कर दी। चीनी बॉट्स ऐसे वीडियो को डाउनलोड करेंगे, लेकिन आप लाइक बटन दबाकर हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। 3 दशकों तक चीन का रियल एस्टेट बाजार चमत्कारी मशीन जैसा था। जब सरकार ने 1998 में आवास का निजीकरण किया, तो शहरों में नई निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ गईं। लाखों ग्रामीण लोग शहर आए और आम परिवारों ने अपार्टमेंट खरीदकर संपत्ति बढ़ाई। यह आवास बूम ही नहीं, बल्कि चीन के महाशक्ति बनने की मुख्य वजह था। 2021 में आंकड़े इतने बड़े थे कि समझना मुश्किल था, खासकर रियल एस्टेट और उससे जुड़ी चीजें। स्टील मिलें, सीमेंट फैक्ट्रियां, फर्नीचर निर्माता, बैंक और निर्माण कंपनियां मिलकर चीन की जीडीपी का 5 से 30% हिस्सा थीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, औसत चीनी परिवार ने अपनी जीवन भर की बचत का 60 से 70% हिस्सा संपत्ति में लगा रखा था, जो कि अमेरिकियों द्वारा रियल एस्टेट में लगाए गए पैसे से 2 गुना से भी ज्यादा है। स्थानीय सरकारें अपनी 40% आय जमीन के अधिकार डेवलपर्स को बेचकर कमाती थीं, लेकिन 2021 में उन समय बमों में से एक फट गया। यह था एवरग्रांडे संकट। लोगों ने सोचा कि यह संकट 2021 में शुरू हुआ, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि पूरा क्षेत्र एक घोटाले पर चल रहा था। लेकिन यह एक कानूनी घोटाला था। चीनी प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने कानूनी पिरामिड स्कीम के तहत गैर मौजूद अपार्टमेंट बेचे। उस पैसे को अपनी जेब में डालो, उसका इस्तेमाल और जमीन खरीदने में करो, और फिर इस चक्र को बार बार दोहराओ। इस मॉडल की समस्या थी कि यह तभी चलता जब कीमतें बढ़ें और बैंक कर्ज दें, जिससे डेवलपर्स कर्ज में डूबे रहते। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि संगीत अभी भी बज रहा था। लेकिन आखिरकार चीनी सरकार ने तय किया कि अब बहुत हो गया। अगस्त 2020 में उन्होंने 3 रेड लाइन्स नीति नाम की एक चीज लेकर आए। उस फैसले ने सबको चौंका दिया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और हाउसिंग मंत्रालय ने 3 सख्त वित्तीय नियम लागू किए, जिनका पालन डेवलपर्स के लिए अनिवार्य था। एसेट टू लायबिलिटी रेशियो प्रतिशत से ज्यादा और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 100% से कम होना चाहिए। तीसरा, कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रेशियो 1 से कम होना चाहिए। साधारण शब्दों में, कंपनी की हर $100 संपत्ति पर $70 से ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। कुल कर्ज असली संपत्ति से कम रहना चाहिए। कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वह अगले साल का कर्ज चुका सके। लेकिन यही रियल एस्टेट कंपनियों के लिए ऑक्सीजन था। चीन ने इसे बंद किया, जिससे रियल एस्टेट मशीन रातों रात बंद हो गई। न नया कर्ज, न बॉन्ड, न जीवन रेखा। सरकार चाहती थी कि कंपनियां उधार लेकर जुआ खेलना बंद करें। ये कदम कागज पर सही था, पर असल में इससे इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। या हम कह सकते हैं कि ये तो वैसे भी होना ही था। विदेशी निवेशकों ने चीनी डेवलपर्स को लोन देना बंद किया, जिससे चीनी बैंक डरे और सिर्फ सरकार की व्हाइट लिस्ट वाली कंपनियों को ही लोन देने लगे। सरकार ने सफलतापूर्वक बुलबुले को फोड़ दिया, लेकिन अब कोई भी उस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए जरूरी पैसा देना नहीं चाहता था। हर कोई या तो सरकार को या कंपनियों को दोष दे रहा था। असल में सारी गड़बड़ी की वजह ग्रेटर फूल्स थ्योरी थी। जब घरों की कीमतें 22 में गिरना शुरू हुईं और 25 तक गिरती रहीं, चीनी निवेश मानसिकता में कुछ अहम चीज टूटी। दशकों तक प्रॉपर्टी खरीदना अपने पैसे का सबसे समझदारी भरा फैसला माना जाता था, लेकिन अब वो पूरी सोच बिखर रही थी। चीन के सबसे बड़े शहरों में एक अपार्टमेंट किराए पर देने से 2% से भी कम रिटर्न मिल रहा था। लेकिन खरीदारों के लिए यह कोई समझदारी की बात नहीं थी, क्योंकि सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स
उतना या उससे ज्यादा रिटर्न बिना किसी मेहनत के दे रहे थे, लेकिन असली नुकसान दूसरी चोट से हुआ। प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही थीं, निवेशकों को कम रिटर्न के साथ दोनों ओर से नुकसान हो रहा था और ये काफी समय तक चला। लोग महंगे दाम पर संपत्तियां खरीद रहे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कीमती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कोई और बाद में उनसे इसे और ऊंचे दाम पर खरीद लेगा। फाइनेंस में इसे ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं। क्या चीनियों ने गलती मानी? हाँ, लेकिन क्या वे पूरी तरह प्रॉपर्टी खरीदना छोड़ चुके हैं? उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वे मूर्ख थे, बल्कि रियल एस्टेट की दंतकथा से उनकी उम्मीदें थीं। इंडस्ट्री टूटने पर भी यह दंतकथा कायम रही। इसका नाम वांका कंपनी लिमिटेड था। आंतरिक लोगों को छोड़कर सभी को लगता था कि यह कंपनी कभी नहीं गिरेगी, और इसके पीछे वजहें भी थीं। सालों तक वांका को जिम्मेदार प्रबंधन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया और निवेशकों का भरोसा उसी पर था, चाहे बाकी सब बिखर जाए। इसे इंडस्ट्री में पसंदीदा बनाने के 3 कारण थे। शेनजेन मेट्रो ग्रुप का बड़ा समर्थन, जो सरकारी स्वामित्व वाली है और कंपनी में हिस्सेदारी रखती थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ गई थी। दूसरा, एवरग्रैंड जैसे साथियों के विपरीत इसने ज्यादा कर्ज नहीं लिया और स्थिर नकदी प्रवाह, तेज प्रोजेक्ट टर्नओवर व अनुशासित उधारी पर ध्यान दिया। तो वांका के पास ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ढाल हो जो उसे उसके प्रतिस्पर्धियों को निगल रही अफरा तफरी से बचा रही थी। अगर एवरग्रैंड चीन के प्रॉपर्टी बूम की लापरवाही और कर्ज का प्रतीक था, तो चीन वांका इसका उल्टा माना जाता था। वो सुरक्षित विकल्प था, वो कंपनी जिसने सब कुछ सही किया। ये अफरा तफरी के खिलाफ एक ढाल थी, लेकिन उस ढाल में दरारें थीं। बहुत कम लोगों ने ही यह देखा, क्योंकि 2024 में ज्यादातर कंपनियों के मुकाबले वांका ने तूफान का सामना सबसे बेहतर तरीके से किया था। जब दूसरों के लिए कर्ज के दरवाजे पूरी तरह बंद हो रहे थे, तब भी वांका को कर्ज मिल रहा था। 25 के अंत तक सतह के नीचे बनी दरारें अचानक खुल गईं। कंपनी गिरती हुई बिक्री में डूब रही थी और उन पर कर्ज की भारी किस्तें बकाया थीं, जिन्हें वे अब संभाल ही नहीं पा रहे थे। फिर भी तब भी दुनिया इस संकट से अनजान थी। उन्हें तभी पता चला जब वांका ने खुद संकेत दिया। कोई अपनी गिरावट की घोषणा क्यों करेगा? इसका सीधा जवाब है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर के अंत में वांका ने बॉन्ड धारकों से 2 अरब युआन के बॉन्ड की पुनर्भुगतान तारीख बढ़ाने की अनुमति मांगी, जिसका भुगतान 15 दिसंबर को होना था। वे पूरा मूलधन और ब्याज 1 साल यानी 26 तक टालना चाहते थे। यह कोई अनजान औज़ साधन नहीं था। यह घरेलू बॉन्ड था जिसे चीनी निवेशकों ने रखा था। पहली बार वांका ने भुगतान की समय सीमा चूकी। इस संकट को चिंताजनक बनाने वाली बात वांका की तेजी से बिगड़ती नकदी स्थिति थी। रिपोर्ट के मुताबिक जून अंत में कंपनी के पास 59 अरब युआन नकदी थी, जो सितंबर अंत तक घटकर 1 अरब रह गई। और उस बची हुई नकदी का एक बड़ा हिस्सा तो उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि वह प्रोजेक्ट स्तरीय एस्क्रो खातों में बंद था, जो प्री सेल्स से मिली रकम थी और जिसे कानूनी रूप से कंपनी स्तर पर कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एसपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चेतावनी दी कि वांका को बॉन्ड्स की एक बड़ी मैच्योरिटी वॉल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी ऑपरेटिंग नकदी प्रवाह के नकारात्मक होने की उम्मीद थी। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, असली घबराहट शुरू हो गई। खबर फैलते ही वांका के बॉन्ड्स की कीमतें गिरने लगीं। मार्च 2027 में परिपक्व होने वाला युआन बॉन्ड हाल ही में 85 सेंट से गिरकर 25 नवंबर तक 40 सेंट पर आ गया। कंपनी के हांगकांग में सूचीबद्ध शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गए और उसके शेनझेन में सूचीबद्ध शेयर ऐसे स्तर पर आ गए जो 2008 के बाद पहली बार देखे गए। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज ने वांका के 7 एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स की ट्रेडिंग बिकवाली के कारण निलंबित की थी। ऑफशोर डॉलर बॉन्ड्स की हालत और भी खराब रही। नवंबर 2027 के बॉन्ड की कीमत कुछ ही दिनों में डॉलर पर लगभग 55 सेंट से गिरकर सिर्फ 23 सेंट रह गई। कुछ ही दिनों में एक और बड़ी समस्या से गिरावट बढ़ गई। अक्टूबर 2025 में चीन में नए घरों की कीमतों में साल की सबसे तेज मासिक गिरावट आई। यह दिखाता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रॉपर्टी सेक्टर की मांग अब भी कमजोर है। क्या आपको एवरग्रैंड की गिरावट याद है?
सितंबर 2021 में यह $131 मिलियन के कूपन भुगतान में चूक गया और चीन के प्रॉपर्टी संकट को सुर्खियों में ले आया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने कई बार समस्या सुलझाने का वादा किया, लेकिन समाधान नाकाफी रहे। एक समय चीन की जीडीपी का 1/3 देने वाला उद्योग लगातार अपना मूल्य खोता रहा। उम्मीदें खत्म हो रही थीं, आंकड़े गिरते जा रहे थे और सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, जब तक कि वह जादुई पल आखिरकार नहीं आ गया। सितंबर 2024 में उस महीने सरकार ने समर्थन उपाय किए, मॉर्गेज दरें घटाईं, खरीद नियम आसान किए और बैंकों को कुछ परियोजनाओं को ऋण देने को कहा। इससे गिरावट थोड़ी धीमी हो गई और ऐसा लगने लगा कि प्रॉपर्टी मार्केट स्थिर हो रहा है। खरीदारों और डेवलपर्स को थोड़ी राहत मिली, पर वह ज्यादा देर नहीं रही। अक्टूबर 2025 तक टॉप 100 डेवलपर्स की बिक्री 41.9% गिरकर 253 अरब युआन रह गई। यह सबसे बड़ी गिरावट थी जो कुछ अहम बता रही है। सरकार के राहत उपाय सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आप बड़ा चित्र देखें तो पूरे 24 में देश भर में नई आवास बिक्री 814.5 मिलियन वर्ग मीटर रही। यह पिछले साल से प्रतिशत कम है, लेकिन यह अचानक संकट नहीं है। हम सालों से इस धीमी गिरावट को देख रहे हैं। 21 में बिक्री 25.7% और 22 में 17.3% घटी थी। रुझान साफ है, वे तेजी से नीचे जा रहे हैं। शुरुआत में 25 ने उन्हें गलत उम्मीद दी। पहली तिमाही में 185 अरब वर्ग मीटर की बिक्री हुई, जो सिर्फ 2.43% कम थी। बिक्री लगभग स्थिर रही। लोगों ने सोचा शायद हालात बदल गए हैं। पहली छमाही में कुल बिक्री 183.6 मिलियन वर्ग मीटर रही, जो 4.4% कम थी और बिक्री मूल्य लगभग 3.9 ट्रिलियन युआन रहा। जुलाई आई और आशावाद टूट गया। बिक्री सालाना 24% गिरकर 211 अरब युआन रह गई। ध्यान दें, यह केवल जून से 8% की गिरावट थी। और विशेषज्ञ यहाँ कुछ बुरी खबर लेकर आए हैं और दूसरी बुरी खबर भी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 25 में घरों की कीमतें 3.7% गिरेंगी और 26 में भी राहत नहीं मिलेगी। हम 27 तक स्थिरता की उम्मीद नहीं कर सकते। अक्टूबर में 70 प्रमुख शहरों में नए घरों की कीमतें पिछले साल से 2.2% घटीं, जो मार्च 2024 के बाद सबसे धीमी गिरावट है। लेकिन मासिक आंकड़ों को देखें। सितंबर से अक्टूबर के बीच कीमतों में 0.5% की गिरावट आई, जो एक साल में सबसे तेज मासिक गिरावट है। जून खास तौर पर बहुत कठोर था, जिसमें महीने दर महीना 0.3% की गिरावट आई, जो 8 महीनों में सबसे तेज थी, और सालाना 3.2% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में महंगाई को देखते हुए वास्तविक कीमतों में 0.38% की गिरावट आई। यहां से मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। नवंबर में नए घरों की कीमतें वास्तव में बढ़ गईं। पिछले महीने की तुलना में 0.37% की बढ़ोतरी हुई। यह तो सकारात्मक लगता है ना? पुनर्विक्रय कीमतों को छोड़कर सेकेंडरी मार्केट में 9.4% की गिरावट आई। बाजार सचमुच दो हिस्सों में बंट रहा है, जिसमें पुनर्विक्रय बाजार में बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिख रहा है। इस निराशा में एक उज्ज्वल पक्ष है, शंघाई। यह इकलौता टियर 1 शहर है जहां अक्टूबर में कीमतें 5.7% और 10.1% बढ़े। लेकिन शंघाई उस नियम का अपवाद है। असली डरावना सपना वो है जो बिना बिके है। अगस्त 25 के अंत तक लगभग 762 मिलियन वर्ग मीटर तैयार मकान बस खाली पड़े थे। यह 2024 के अंत में 0.53 मिलियन से अधिक है। मार्च तक बिक्री के लिए आवासीय इन्वेंट्री 121.58 मिलियन वर्ग मीटर हो गई थी। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात मूल रूप से सब कुछ बेचने में कितना समय लगता है, अपने चरम अप्रैल में लगभग 26 महीनों से थोड़ा सुधरकर अब लगभग 21 महीनों पर आ गया है। फिर भी करीब 2 साल की बिना बिकी मकानों की इन्वेंट्री जमा हो रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि एक छुपी इन्वेंट्री है जिसकी चर्चा नहीं हो रही।
जब आप यह देखते हैं कि डेवलपर्स ने जितना बनाने की योजना बनाई थी और जितना वास्तव में बेचा, उसके बीच का अंतर तो लगभग 0.6 बिलियन वर्ग मीटर छाया में छुपा हुआ है। पूरे बाजार में चीन की वांका के पास कुल 164.3 बिलियन युआन की ब्याज देने वाली देनदारी है, और जबकि शेंजन मेट्रो ग्रुप ने इस महीने 2026 की पहली छमाही में 2 बिलियन युआन तक के आपातकालीन ऋण देने पर सहमति जताई है, यह शायद केवल अनिवार्य को टालने जैसा है। वित्तीय रिपोर्टों से पता चलता है कि बीजिंग ने शेंजन की स्थानीय सरकार को वांका के कर्ज से निपटने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रारंभिक मार्गदर्शन दिया था, जो मूल रूप से यह संकेत है कि सरकार बड़े पैमाने पर बचाव के बिना हालात को अपने हाल पर छोड़ देगी। अब बाजार में जो डर फैल रहा है वह है संक्रमण। अगर वांका डूबा तो बाकी डेवलपर्स के लिए पुनर्वित्त और मुश्किल होगा, और हाउसिंग मार्केट में बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ सकता है, जिससे कीमतें पहले से भी तेजी से गिर सकती हैं। जब वांका का संकेत बाहर गया तो बाजार ने सिर्फ बुरी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि पूरी तरह से घबरा गया, और नुकसान सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुत दूर तक फैल गया। कुछ ही दिनों में वांका एक भरोसेमंद विकल्प से बदलकर ऐसी स्थिति में आ गया कि लोग सोचने लगे कि शायद यह कंपनी साल भी नहीं निकाल पाएगी। एसपी ग्लोबल रेटिंग्स ने असल में नवंबर के आखिर में अंतिम फैसला सुना दिया, जब उन्होंने वांका की क्रेडिट रेटिंग को पूरी तरह से गिरा दिया और उसे CCC तक नीचे ले आए। यह सिर्फ बुरा नहीं है, यह तो विनाशकारी है। यह वही रेटिंग है जो तब मिलती है जब विश्लेषकों को लगता है कि आप शायद 6 महीनों के भीतर डिफॉल्ट कर जाएंगे। उन्होंने क्रेडिट वॉच लगा दी, जिसमें नकारात्मक संकेत थे, और साफ कहा कि वैनका की वित्तीय स्थिति अस्थिर है और कंपनी के पैसे जल्दी खत्म हो रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अफरा तफरी था। जिस दिन वैनका ने घोषणा की कि वे वह बॉन्ड समय पर नहीं चुका सकते, उनकी 6 बॉन्ड्स की कीमतें पूरी तरह से गिर गईं। कुछ ही घंटों में अपनी कीमत का 10% से भी ज्यादा खो बैठी। एक बॉन्ड की हालत तो बहुत ही खराब थी, वह सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में 2% गिर गया। स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग रोकनी पड़ी ताकि गिरावट रुके। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी ऐसे ही थे। वांका के $2027 बॉन्ड सिर्फ $1 पर 20 सेंट में बिक रहे थे, जो सब कुछ साफ दिखाता है। विदेशी निवेशकों ने पैसा वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कंपनी के शेयर हांगकांग में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि शेंजेन के शेयर वापस वहीं गिर गए जहां वे 2008 की वित्तीय संकट के दौरान थे। लेकिन असली डर तो तब सबके दिल में बैठ गया। 2 चीनी बैंकों ने वांका के दिसंबर भुगतान के लिए आपात ऋण देने से इनकार किया, और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजिंग बैंकों पर लगातार भारी दबाव डाल रहा है कि वे प्रॉपर्टी डेवलपर्स को किसी भी हाल में लोन देते रहें। अगर बैंक वांका की वित्तीय स्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे सरकारी दबाव की भी परवाह नहीं कर रहे और एक सरकारी समर्थन प्राप्त कंपनी को भी लोन देने से इनकार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। पता चला कि उस सुरक्षा जाल में काफी बड़े छेद थे। शेंजन मेट्रो ने वांका को 25 की शुरुआत में 30 अरब युआन से ज्यादा का लोन दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कंपनी का समर्थन सही तरीके से किया था, लेकिन साल के अंत तक कुछ बदल गया था। उन्होंने किसी भी नए पैसे के लिए बहुत ज्यादा शर्तें जोड़नी शुरू कर दीं और फिर से मदद करने से पहले सख्त गारंटी और बेहतर शर्तों की मांग करने लगे। असल झटका तब लगा जब सबको पता चला कि वांका को अपनी सबसे कीमती चीज ऑन वॉल नाम की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी में अपनी 57% हिस्सेदारी सौंपनी पड़ी। कंपनी अच्छा कमा रही थी, लेकिन शेंजन मेट्रो से लोन के लिए उसे गिरवी रखना पड़ा। ये कोई बचाव नहीं बल्कि गिरवी रखने का सौदा था। और इससे साबित हो गया कि सरकार समर्थित मदद भी अपनी कीमत और सख्त शर्तों के साथ आती है। तो अब जब हम 2025 में आगे बढ़ रहे हैं तो चीन का रियल एस्टेट बाजार किस स्थिति में है? अब यह अफरा तफरी बदसूरत गिरावट में बदल गई है, जो प्रयासों के बावजूद और खराब हो रही है। सरकार ने बड़े शहरों में नियम ढीले किए ताकि अमीर लोग फिर से लग्जरी अपार्टमेंट खरीदें। इससे बाजार के ऊपरी हिस्से को थोड़ी मदद मिली, पर यह असलियत का छोटा हिस्सा है। कंपनियों के डर का असली सबूत नई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है, जिससे पता चलता है कि डेवलपर्स को बिजनेस का भविष्य नजर आता है या नहीं। आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। 24 में 1/4 और 25 की शुरुआत में 20% की गिरावट आई। डेवलपर्स ने नए प्रोजेक्ट्स खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें कमाई को लेकर अनिश्चितता है
और वे सिर्फ अगले महीने तक सरवाइव करने पर फोकस कर रहे हैं। इसे और भी ज्यादा विनाशकारी बनाता है ये कि वो उन इमारतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, जिनमें परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी डाउन पेमेंट के तौर पर दे दी है। सरकार कंपनियों पर घर पूरे करने का दबाव बना रही है क्योंकि दंगों का डर है। फिर भी 2025 की पहली छमाही में पूरा होने की दर करीब 15% घटी। क्यों? डेवलपर्स इतने कंगाल हो गए हैं कि वे निर्माण मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे, जबकि सरकारी अधिकारी दबाव बना रहे हैं। अक्टूबर तक वे कहते हैं कि उन्होंने वाइटलिस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 7 ट्रिलियन युआन से अधिक ऋण मंजूर किए, जो लाखों अपार्टमेंट्स पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। ऊपर से सुनने में यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जब आप असल में क्या हुआ उसमें गहराई से जाते हैं तो तस्वीर बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। सबसे पहली बात, मंजूर होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा वाकई में कहीं गया। एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना ने स्वीकारा कि उन्होंने मंजूर रकम का केवल 5% ही बांटा। ट्रिवियम चाइना के विश्लेषकों ने इसमें कुछ संदिग्ध पाया। सरकार लगातार इन मंजूर किए गए लोन में भारी उछाल की घोषणा करती रही, जो 4 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन तक पहुंच गए। लेकिन असली क्रेडिट डेटा में डेवलपर्स के पास जाने वाला पैसा लगभग स्थिर है। संभवतः हुआ ये कि बैंकों ने बस मौजूदा लोन को ही वाइटलिस्ट का टैग लगा दिया ताकि बीजिंग में अपने बॉस को खुश कर सकें। असल में ढेर सारे नए लोन नहीं बनाए जा रहे थे। इतनी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और संदिग्ध अकाउंटिंग के बाद भी व्हाइट लिस्ट असल मकसद में सफल रही। 25 के अंत तक 7.5 मिलियन से अधिक अधूरे घर पूरे हुए और परिवार बच सके। यह बहुत मायने रखता था क्योंकि नाराज घर खरीदारों ने मॉर्गेज बॉयकॉट्स शुरू कर दिए थे। सीधा कह रहे थे, अगर आप मेरा अपार्टमेंट पूरा नहीं करेंगे तो मैं लोन नहीं चुकाऊंगा। और अगर यह आंदोलन फैल जाता तो यह पूरे बैंकिंग सिस्टम को गिरा सकता था। उन घरों को पूरा करना रियल एस्टेट इकोनॉमिक्स नहीं, देश को बिखरने से बचाने के लिए था। इस बीच प्रॉपर्टी का पतन एक और बड़ी समस्या पैदा कर रहा था, जो पूरे सरकारी ढांचे के लिए खतरा बन गई थी। चीन भर के स्थानीय अधिकारी अपने चमचमाते नए मेट्रो सिस्टम, एयरपोर्ट और हाईवे का फंडिंग कर रहे थे। डेवलपर्स ने जमीन बेचकर और भविष्य की बिक्री पर उधार लेकर जो स्पेशल व्हीकल्स बनाए, उससे प्रॉपर्टी मार्केट गिर गया। जमीन बिक्री 24 में 16% घटी और उधार चुकाने की आमदनी नहीं बची। बीजिंग ने नवंबर 2025 में करीब 10 ट्रिलियन युआन का राहत पैकेज घोषित किया। यह 0.4 ट्रिलियन डॉलर था, जिससे स्थानीय सरकारों को दिवालिया होने और संप्रभु ऋण संकट से बचाना था। स्थानीय सरकारों ने, जिसे छुपा हुआ कर्ज कहा जाता है, उसका पहाड़ खड़ा कर लिया था, जो असल में लोन थे। उन्होंने ये कर्ज बही खाते से बाहर उन वित्तीय साधनों के जरिए लिए थे ताकि आधिकारिक उधारी सीमा से बचा जा सके। यह कर्ज 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा था और इसका बड़ा हिस्सा अल्पकालिक व महंगा था, जिसकी ऊंची ब्याज दरें हर महीने स्थानीय बजट पर भारी पड़ रही थीं। राहत पैकेज ने उन्हें 3 साल में 6 ट्रिलियन युआन की नई उधारी शक्ति दी। असल में उस सारे जहरीले कर्ज को कम ब्याज और लंबी अवधि वाले सरकारी बॉन्ड्स में बदल दिया गया। उन्होंने अगले 5 साल के लिए 4 ट्रिलियन युआन के विशेष बॉन्ड्स और जोड़ दिए। योजना अनुसार चलता तो वे छुपा कर्ज 2028 तक 1 से 2 ट्रिलियन तक ला सकते थे। ब्याज में बचत से स्थानीय सरकारों के पास करीब 600 अरब युआन बचते, जिसे वे असल में खर्च कर सकते थे। लेकिन समझना चाहिए कि यह प्रोत्साहन पैकेज नहीं था, न ही ऐसा पैसा था जो अर्थव्यवस्था में डालकर लोगों को खर्च या घर खरीदने के लिए प्रेरित करे। यह वित्तीय व्यवस्था थी जिसमें कर्ज को संदिग्ध खातों से हटाकर रिकॉर्ड में लाया गया ताकि नियामक उसे देख और प्रबंधित कर सकें। इसने तात्कालिक प्रणालीगत पतन के खतरे को जरूर रोक दिया, लेकिन इसने असली समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और वो समस्या ये है कि अब चीन में कोई भी संपत्ति खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 साल तक दाम गिरते हुए देखे हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो कभी वापस आएंगे। उपभोक्ता विश्वास गिरकर अब 80 के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अच्छे समय में ये 120 से भी ऊपर हुआ करता था। लोग नौकरी खोने के डर से, खासकर निर्माण, रियल एस्टेट और वित्त क्षेत्र के, अब सब कुछ बचा रहे हैं। 2025 तक घरेलू बचत 160 ट्रिलियन युआन पहुंची। 1 साल में 10% से ज्यादा वृद्धि हुई। कोई खर्च नहीं कर रहा, कारोबार बेच नहीं पा रहे,
वे नौकरियां नहीं दे सकते, लोग और बचत कर रहे हैं। इसलिए चीन डिफ्लेशन में चला गया है। कीमतें लगभग स्थिर हो गई हैं और डिफ्लेशन के चलते फैक्ट्री की कीमतें गिरने लगी हैं। इसे तोड़ना कठिन है क्योंकि लोग सस्ता होने का इंतजार करते हैं, जिससे कंपनियों को और दाम घटाने पड़ते हैं और ये चक्र चलता रहता है। आंकड़े ये सच दिखाते हैं। रियल एस्टेट हर साल जीडीपी ग्रोथ में कई अंक जोड़ता था, लेकिन अब यह ग्रोथ को नीचे खींच रहा है। आईएमएफ के अनुसार यह गिरावट चीन की संभावित ग्रोथ से 2% कम कर सकती है। बीजिंग लगातार 5% ग्रोथ का लक्ष्य रखता है और इसकी भरपाई के लिए वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरियां और सोलर पैनल्स पर जबरदस्त जोर दे रहे हैं। लेकिन आप अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से वाले उद्योग को कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर से नहीं बदल सकते। गणित ऐसा नहीं होता। चीनी सरकार अपनी प्रॉपर्टी मार्केट की समस्या पर अरबों खर्च कर रही है और इसका शायद ही कोई असर हो रहा है। आंकड़े एक काफी चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। चीन ने मॉर्गेज रेट घटाने, कम डाउन पेमेंट, प्रीसेल फंड्स की निगरानी और व्हाइट लिस्ट से डेवलपर्स की क्रेडिट लाइन बढ़ाने के उपाय किए हैं। और सबसे बड़ा कदम 100 अरब युआन का बायबैक फंड, जिससे बिना बिके फ्लैट्स खरीदे जाएंगे। ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन विश्लेषक जो कह रहे थे कि रिकवरी जल्द शुरू होगी, सिर्फ कुछ महीने पहले जो विश्लेषक कह रहे थे कि रिकवरी जल्द शुरू होगी, अब उन्होंने अपनी बात पूरी तरह बदल ली है। अब वे कह रहे हैं कि रिकवरी अभी भी दूर है। मतलब हाँ, ये काम नहीं कर रहा है। आइए उस 100 अरब युआन के बायबैक फंड को समझते हैं। ये सैद्धांतिक रूप से लगभग 16 लाख वर्ग मीटर बिना बिके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो कि पूरे चीन में मौजूद खाली इन्वेंट्री का लगभग 19% है। समस्या ये है कि सिर्फ उस हिस्से को खरीदने के लिए भी लगभग 0.3 ट्रिलियन युआन की जरूरत होगी। अगर प्रॉपर्टी 50% छूट पर बिके तो ये राशि से 14 गुना ज्यादा होगा। सहायता के उपाय समस्या के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। मुद्दा सिर्फ पैसों की मात्रा नहीं, बल्कि कितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ये भी अहम है। सितंबर 2025 तक 300 अरब युआन में से सिर्फ 5.3% सुविधा का इस्तेमाल हुआ था। 2023 में 100 अरब युआन पायलट प्रोग्राम का उपयोग दर सिर्फ 2% था। अगर पैसा पड़ा है और कोई इस्तेमाल नहीं करता तो बुनियादी समस्या है। असल बात यह है कि नीति से सिर्फ मांग नहीं सुधरती, जनसंख्या संरचना बदल रही है। अब कम लोगों को वास्तव में घरों की जरूरत है और वहन करने की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। तो बेहतर शर्तों के बावजूद भी लोग खरीद नहीं सकते। और रोजगार को लेकर अनिश्चितता का मतलब है कि हर कोई अपने पैसे को मजबूती से पकड़े हुए है। चीन का प्रॉपर्टी बाजार लगातार गिरता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये समर्थन उपाय उन ताकतों के सामने कमजोर हैं जो नीति बदलाव से बड़ी हैं। सिर्फ पैसा समस्या हल नहीं कर सकता। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सच में खरीदना चाहें और खरीद सकें, जो चीन के पास अभी पर्याप्त नहीं है, जबकि जापान में है। चीन की स्थिति 3 कारणों से अलग है। जापान में बुलबुला चरम पर फूटा था, जबकि चीन ने बाजार गिरने के बाद कर्ज रोक दिया, जिससे सब कुछ थम गया। जापान को महंगी संपत्तियों से और चीन को अधूरे घरों के कारण वित्तीय संकट और जनता का भरोसा टूटना पड़ा। और जापान के विपरीत चीन की अर्थव्यवस्था संपत्ति, स्थानीय सरकारी राजस्व, घरेलू संपत्ति, बैंकों और नौकरियों से गहराई से जुड़ी हुई है। तो जब रियल एस्टेट में दरार आई तो उसके साथ सब कुछ टूट गया। इसलिए अब चीन का संपत्ति संकट सिर्फ खाली अपार्टमेंट्स और दिवालिया डेवलपर्स तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक आर्थिक बदलाव है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को तुरंत बदल रहा है और इसके असर सालों तक वैश्विक स्तर पर दिखेंगे। सवाल यह है कि क्या वे इस सारे कर्ज और मंदी के बोझ तले पूरे सिस्टम के चरमरा जाने से पहले आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता खोज सकते हैं।